I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इस आगाज सीरीज में स्वागत है। हम हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 की तरफ और हम यहाँ पर पहली यूनिट एसएफडी बीएमडी और साथ में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन के अंदर भी हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। दिस इज प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यहां पर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज नोन एज। पहला ऑप्शन है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या पॉइजंस रेशियो। देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो सिंबल होता है वो ई होता है, बल्क मॉड्यूलस का सिंबल के होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल जी या सी होता है और पॉइजन रेशियो का सिंबल म्यू या 1/m होता है। ठीक, और जो यंग मॉड्यूलस है उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस के अपॉन में डायरेक्ट स्ट्रेन या फिर एक्सियल स्ट्रेन। वहीं पर जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी उसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस के अपॉन में शियर स्ट्रेन, और बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये तीनों के हमारे पास फॉर्मूले हैं। पॉइजन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन के अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पॉइजंस रेशियो। सो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये पूछ रहा है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये एकदम सही है। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, कितना हम उसको इलोंगेट कर सकते हैं, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही क्या देखने को मिलते हैं, वायर देखने को मिलते हैं। तो ये करेक्टली मैच्ड है। वायर, डक्टिलिटी के कारण ही हम किसी भी मटेरियल को वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। स्टीफनेस क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि स्टीफनेस का मतलब होता है लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। स्टीफनेस का जो सिंबल है वो के होता है और इसका मतलब होता है लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। मतलब कितना रेजिस्टेंस कोई भी मटेरियल रख सकता है, प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टीफनेस। नेक्स्ट इज मेलिएबिलिटी, मटेरियल कैन बी फ्लैटन इनटू शीट्स। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कोई भी मटेरियल में कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है कंप्रेसिव लोड लगाने पे, उसके एरिया में कितना एक्सपांशन होगा कंप्रेसिव लोड लगाने पे, और मेलिएबिलिटी के कारण ही किसी भी मटेरियल को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। एक और यहां पर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का सिंबल होता है एफ, और फ्लेक्सिबिलिटी को हम स्टीफनेस का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। मतलब ये जस्ट अपोजिट होगा स्टीफनेस का। मतलब जैसे स्टीफनेस है कि हम किसी भी मटेरियल को कितना डिफिकल्ट, मतलब उसको डिफॉर्म करना कितना डिफिकल्ट होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, वो स्टीफनेस है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कितना आसानी से हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इजनेस टू डिफॉर्मेशन, कितना आसानी से वो डिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बच्चों बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या बोल रहे हैं, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट कंसिडरेबल बेंडिंग। तो बेंडिंग से कोई संबंध नहीं है, बेंडिंग ही डिफॉर्मेशन नहीं। डिफॉर्मेशन तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ट्विस्टिंग भी हो सकता है, एक्सियल इलोंगेशन भी हो सकता है, एक्सियल कंप्रेशन भी हो सकता है, डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, खाली बेंडिंग नहीं। इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, करेक्टली मैच्ड नहीं है। इन्होंने पूछा नॉट मैच्ड करेक्टली। Next is using strain gauges, the number of strain reading needed on a plane surface to determine the principal strain and then direction. तो देखिए स्ट्रेन गेज क्या है, स्ट्रेन गेज एक मैकेनिकल डिवाइस है। व्हाट इज स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है टू मेजर, ये लीनियर स्ट्रेन मेजर कर सकता है। कौन सा स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन ही सिर्फ ये मेजर कर सकता है। ये शियर स्ट्रेन,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सब मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ लीनियर स्ट्रेन मेजर करेगा। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो स्ट्रेन गेज जो होता है इसमें एक रेजिस्टर कॉइल होती है, इसमें करंट फ्लो होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो ये मेनली कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन पर बेस्ड होता है। यहां के अंदर, इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ, या ऐसा बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक रेजिस्टर कॉइल होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसमें स्ट्रेन गेज लगा उसे खींचेंगे तो वो कॉइल भी खिंचाएगी, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी आई, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो करंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ उसको हम ए मीटर की मदद से नाप लेंगे, उस करंट के थ्रू हम स्ट्रेन पता कर लेंगे कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ है। सो दिस इज द प्रिंसिपल। अब स्ट्रेन गेज, अब अगर मान लो किसी भी हमें किसी भी बॉडी की स्टडी करना है, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस की स्टडी करना है और प्रिंसिपल स्ट्रेन की स्टडी करना है। अगर हमें ये स्टडी करना है ऐसे केस में, तो स्ट्रेन गेज हमें कम से कम 3 स्ट्रेन गेज लगते हैं। क्या लगते हैं? 3 स्ट्रेन गेज लगते हैं, तब जाकर हम प्रिंसिपल स्ट्रेन की या स्ट्रेस की स्टडी कर सकते हैं, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेन गेज लगते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रेन रोजेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन रोजेट। तो स्ट्रेन रोजेट जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा 3। कम से कम हमें 3 रखने पड़ेंगे, तभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेन या उनकी स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बॉशिंगर इफेक्ट। क्या होता है? देखिए, बॉशिंगर इफेक्ट रिफर्स टू एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो जनरली उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन ही बोलेंगे, अलग से कोई नाम ही नहीं है। द डिपेंडेंसी ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑन पाथ एंड डायरेक्शन। ये तो यील्ड स्ट्रेस की फंक्शन है कि वो पाथ और डायरेक्शन पे, प्रॉपर्टी की पाथ और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसको बॉशिंगर इफेक्ट नहीं बोलते हैं। हिस्ट्रेसिस लॉस ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, और एक अनचेंज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, यहां पर 2 बातें होती हैं। जब भी किसी मटेरियल के ऊपर अगर आपका जो लोड लग रहा है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, कैसा है? विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड है, और ऐसे केस में अगर लॉन्ग टाइम के लिए कोई लोड लगे तो मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। ये एक मटेरियल का बिहेवियर होता है, किसी भी मटेरियल में ये हो सकता है, ठीक है। साथ में वही अगर मटेरियल में रिपीटेड साइक्लिक लोड लगे, एक ही जैसा लोड बार बार लगे, रिपीटेड साइक्लिक लोड लगे, तो मटेरियल फेल हो जाता है। भले ही वो फेल कहां पर होना चाहिए था? अल्टीमेट लोड पर जब लोड इलास्टिक लिमिट से कम है तब भी वो फेल हो जाएगा। ये जो स्पेशल फिनोमिना है इसी को हम क्रीप बोलते हैं। वैसे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन कब आना चाहिए था? जब लोड इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो, बट उसके पहले ही आ जाएगा। और सही, जब अगर आपका लोड लग रहा है रिपीटेड साइक्लिक लोड, तो वो फेल नहीं होना चाहिए, बट वो फेल हो गया। इस प्रकार के बिहेवियर को हम फटीग बोलते हैं। अच्छा, फटीग और क्रीप किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकता है, फटीग और क्रीप किसी भी मटेरियल में हो सकता है, परंतु अब एक स्पेशल बात समझना, अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है, सिर्फ डक्टाइल मटेरियल, ये सिर्फ उसी में होगा, और उसमें अगर डायनामिक लोड लगता है, क्या लगता है? डायनामिक लोड, मतलब जैसे विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, सिस्मिक लोडिंग कंडीशन, अल्टरनेट टेंशन कंप्रेशन भी इसको बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। यहां पर रिपीटेड साइक्लिक लोड था, वो किसी भी मटेरियल में हो सकता है, ये सिर्फ डक्टाइल की पहचान है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है डायनामिक लोडिंग सिचुएशन। ऐसे केस में मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेंथ है, क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ, वो लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। और ये जो स्पेशल बिहेवियर है जो डक्टाइल में देखने को मिला, इस इफेक्ट को बोलते हैं बॉशिंगर इफेक्ट,
जो कि बॉशिंगर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था, इसलिए इस इफेक्ट को बॉशिंगर इफेक्ट कहा जाता है। तो बॉशिंगर इफेक्ट कहां होगा? डायनामिक लोडिंग सिचुएशन में होता है, डक्टाइल मटेरियल के अंदर, उसमें यील्ड स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। और इसमें जब स्ट्रेंथ कम होती है, जैसे ग्राफ अगर हम देखेंगे इसका बॉशिंगर इफेक्ट का, यहां पर दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन, दिस इज नेगेटिव स्ट्रेन पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस। तो यहां पर जो मटेरियल की नॉर्मल कंडीशन में जो स्ट्रेंथ होती है, तो उसकी जब उस पर साइक्लिक लोडिंग आएगा तो पहले स्ट्रेंथ, फिर यहां पर, फिर वो फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां जाएगा, फिर फेल हो जाएगा, फिर ऐसे उसका ऐसा लूप बनता रहता है। और इस प्रकार के लूप को हम हिस्ट्रेसिस लूप बोलते हैं। ये जो हिस्ट्रेसिस लूप होता है, ये लूप, ये साइकिल हमें ये बताती है कि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होती चली जा रही है। सो बॉशिंगर इफेक्ट में ही हिस्ट्रेसिस लॉस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द रेजिलिएंट मॉड्यूलस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखो रेजिलिएंट मॉड्यूलस एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बट सिंपल है। रेजिलिएंट मॉड्यूलस इलास्टिक मॉड्यूलस, या फिर बोले तो जो यंग मॉड्यूलस होता है, यंग्स मॉड्यूलस, उसी का एक और नाम है यंग्स मॉड्यूलस का। और जनरली बिटुमीन, एस्फाल्ट, ऐसे मटेरियल की डिजाइनिंग में ये टर्म लिया जाता है, रेजिलेंट मॉड्यूलस। और इसमें जो ये यंग मॉड्यूलस है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्सियल स्ट्रेस के अपॉन में एक्सियल स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है यहां पर। अब उस अकॉर्डिंग आप समझो, तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, मतलब कुछ क्लियर नहीं है। वैसे तो कोई भी स्ट्रेस होते हैं, शियर भी हो सकता है। एक है डायरेक्ट अपॉन लीनियर, ये हो सकता है। एक है डेविएटोरिक अपॉन रिकवरेबल, ये गलत है। एक है डायरेक्ट अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, यहां वॉल्यूमेट्रिक भी नहीं आएगा। रिकवरेबल से मतलब नहीं कितना स्ट्रेस लगा और कितना स्ट्रेन आ रहा है, उससे मतलब है। सो करेक्ट आंसर विल बी दी बी, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रू स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस हमारे पास, जब हम सोम के अंदर स्टडी करते हैं मटेरियल की, तो स्ट्रेस को भी हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ट्रू और एक होता है एक्चुअल। दूसरा जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और इंजीनियरिंग का एक और नाम होता है थ्योरेटिकल स्ट्रेस। जो ट्रू स्ट्रेस है, इसका फॉर्मूला होता है लोड के अपॉन में इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जब भी यहां पर आपका एरिया चेंज होता चला जाएगा, तो उतना आपको वहां पे वो एरिया बार बार रखते जाना है। और यहां पर आ जाएगा लोड के अपॉन में ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो इनिशियल एरिया है वो आपको यहां पर हमेशा रखना है। सो दिस इज द इंजीनियरिंग एंड दिस इज द ट्रू एंड एक्चुअल। अब जो ट्रू और एक्चुअल है, इस पे स्टडी करने वाली जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉशी। तो इसलिए इस प्रकार के स्ट्रेस को कॉशी स्ट्रेस भी कहा जाता है, कॉशी स्ट्रेस। ठीक है, वहीं पर तो ये इसका सही आंसर, ये पूछ रहा है ट्रू स्ट्रेस का एक और नाम क्या है, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉशी स्ट्रेस। अब बायर्ड स्ट्रेस तो नहीं होता है, बट फर्स्ट पियोला किरचॉफ स्ट्रेस और सेकंड पायला किरचॉफ स्ट्रेस क्या होता है, तो वो भी आप ध्यान रखें, कभी एग्जाम में पूछ ले। तो फर्स्ट पियोला किरचॉफ स्ट्रेस जो है, वो आपके फोर्सेस के बारे में बताता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट डिफॉर्म्ड एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म हो चुका है, तो उसका जो एरिया अनडिफॉर्म्ड बचा है, जो जहां पे वो डिफॉर्म नहीं हुआ है, वो वाला एरिया, और ऊपर फोर्स अपॉन अनडिफॉर्म्ड एरिया इन डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन। वहीं पर अगला है सेकंड पायला किरचॉफ स्ट्रेस। क्या है? इट इज द टेंसर स्ट्रेस, टेंसर is defined as the tensor producing a force vector when applied to the undeformed area vector। मतलब ये टेंसर क्वांटिटी है, यही सब चीज को हम अगर टेंसर में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो सेकंड पियोला किरचॉफ स्ट्रेस बन जाएगा। मतलब सेकंड पियोला किरचॉफ स्ट्रेस टेंसर इज डिफाइंड एज द टेंसर प्रोड्यूसिंग अ फोर्स वेक्टर टू द अनडिफॉर्म्ड एरिया वेक्टर। फोर्स वेक्टर अपॉन एरिया वेक्टर सेकंड पियोला है।
और फोर्स अपॉन अनडिफॉर्म्ड एरिया इन डिफॉर्म्ड कॉन्फिगरेशन इज फर्स्ट पियोला किरचॉफ स्ट्रेस. नेक्स्ट इज which of the following property of material is ability to resist indentation or surface abrasion. तो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट इंडेंटेशन, सरफेस एब्रेशन, और क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं पेनिट्रेशन, और क्या बोल सकते हैं पेनिट्रेशन के बाद, पेनिट्रेशन के बाद बोल सकते हैं एट्रीशन, एट्रीशन, रबिंग, स्क्रेचिंग, ऐसे कई सारे और भी शब्द बोले जा सकते हैं. सो द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस फिनोमिना ऑफ द मटेरियल इज नोन एज हार्डनेस. इसी चीज को हार्डनेस कहा जाता है. और ये ध्यान रखना है कि जिस भी मटेरियल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ है, वो जितना ज्यादा होगा उतना वो मटेरियल हार्ड होगा. और ये भी ध्यान रखना है जितने भी ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो हमेशा ज्यादातर केस में हार्ड होते हैं. और जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो अधिकांश केस में टफ होते हैं. ऑल ब्रिटल्स आर हार्ड वेयर इज ऑल डक्टाइल्स आर टफ. तो इसका सही आंसर क्या होगा? हार्डनेस. मेलिएबिलिटी मतलब क्या है? कंप्रेसिव लोड लगाने पे एरिया एक्सपांशन, जिसकी हम शीट बना पाए. रेजिलेंस का मतलब क्या है? रेजिलेंस का मतलब है स्ट्रेन एनर्जी से टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट. टफनेस क्या है? ये भी स्ट्रेन एनर्जी है बट अप टू फ्रैक्चर पॉइंट है, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट. नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स ऑन. देखो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर हम ये टर्म कहां पे आएगा? हुक्स लॉ के अंदर आएगा. हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ ये बोलता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है. तो जब इसको यहां पे हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, यानी जो ई है, जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस है, यही हमारा यहां पर कौन बनेगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. और ये जो ई है ये ना तो लोड ना एरिया किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक ही वैल्यू होती है, यानी ये मटेरियल स्पेसिफिक है, मटेरियल प्रॉपर्टी है. तो क्या ये लोडिंग पे डिपेंड करेगा? नहीं. एरिया पे नहीं, सब पर नहीं, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो अगर ये स्ट्रेस डायग्राम है और ये स्ट्रेन डायग्राम है और यहां तक हम बनाएं और ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है और ये इलास्टिक लिमिट है, तो फ्रैक्चर पॉइंट तक का जो हमारा पूरा एरिया होगा उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट. वहीं पर अगर यही सेम चीज हम इलास्टिक लिमिट तक करें तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस. मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस इज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट. परंतु अगर हम किसी भी रैंडम पॉइंट के आसपास करें, एनी पॉइंट, मान लो ये कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोडिंग, यहां तक का लें, तो इसको सिर्फ हम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे. पर यूनिट वॉल्यूम, बस, और कुछ नहीं बोलेंगे. सिर्फ इसका नाम होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यहां पे किसी भी पॉइंट के अंदर का एरिया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बट जब इलास्टिक लिमिट की स्पेसिफिक बात होगी या फ्रैक्चर की बात होगी तभी उसे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस या मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस कहा जाएगा. मतलब क्या हम उसे हार्डनेस बोल सकते हैं? नहीं. अब ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे. वैसे तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इन्होंने कहीं भी पॉइंट मेंशन नहीं किया है. पर क्या उसका ऑप्शन ब्रेकिंग स्ट्रेन मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा? नहीं. क्या उसका आंसर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलर हो सकता है? नहीं बोल सकते, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है. तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम उसको टफनेस बोल सकते हैं. जो कि टफनेस क्या है? टफनेस इज दी एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर अप टू फ्रैक्चर पॉइंट. पर ठीक है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में टफनेस नहीं, वहां मॉड्यूलस ऑफ टफनेस चलता है.
बट टफनेस तो है ही। इनमें से ये एक ही एनर्जी है, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलर नहीं बोल सकते, मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए उसको फेल करने के लिए, ऐसा हम क्लियरली नहीं बोल सकते। इसलिए ज्यादा ऑप्टिमम और करेक्ट इसमें से सिर्फ बी ही हो सकता है, वरना तो ज्यादा सही करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। Next is the strain energy stored in the body due to external loading within the elastic limit is known as। अब इसने क्या पूछा, strain energy stored in a body due to external loading। लोडिंग की बात है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात नहीं है, पी डेल्टा कर्व है। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, ये इलास्टिक लिमिट हो गया। तो पी डेल्टा कर्व में, लोड डिफ्लेक्शन कर्व में जितना भी एरिया होता है अंडर पी डेल्टा कर्व, इसको टफनेस कहा जाता है, और ये टोटल एनर्जी होता है अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। वहीं पर इलास्टिक लिमिट तक जितना इसका एरिया होता है वही हमारा रेजिलियंस होता है, अप टू द इलास्टिक लिमिट। और किसी भी पॉइंट तक की बात करेंगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, एक जनरल पॉइंट मान लो, कोई भी जनरल पॉइंट, तो यहां तक की जो एनर्जी होगी उसको हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। मतलब अंतर इतना सा है कि जो आपका पी डेल्टा कर्व होता है वहां टोटल एनर्जी आती है, और स्ट्रेन कर्व के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आती है। तो क्या इसे मेलिएबिलिटी बोल सकते हैं? नहीं। डक्टिलिटी बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, अब इसे टफनेस बोल सकते हैं क्या? नहीं। इन्होंने साफ साफ वर्ड बोला है विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो हम इसे टफनेस भी नहीं बोल सकते फिर। तो सही आंसर क्या होगा? रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट तक वही होता है आंसर। तो बच्चों ये था हमारा सेशन जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर था। अगला जो सेशन है उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी के और कुछ सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हमारी 4th यूनिट है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपको पता है ये जो साल है 2024 नहीं, ये एक एग्जाम का साल, एक आम साल नहीं है, ये पूरा एक एग्जाम का साल है। और अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं तो सब इंजीनियर एग्जाम भी अगस्त में शेड्यूल है। आरआरबी का भी अभी नया यहाँ पे जो उन्होंने नोटिफिकेशन उनके थ्रू आया है कि जो पोस्ट है वो जून तक फाइनल हो जाएंगी, और हो सकता है कि अगस्त के आसपास आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए कि कितनी वैकेंसी होने वाली है और कब से एग्जाम होगी और कब से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होगी। तो ये मान के चलिए कि आरआरबी जेई, सब इंजीनियर एग्जाम, एसएससी जेई तो खैर अभी जून में है, ये सारी एग्जाम्स अभी शेड्यूल्ड हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर सभी एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन करना है, टेक प्लस नॉन टेक, तो विजय बैच आपके पास ऑप्शन है। एसएससी जेई के लिए बैच 1 ऑप्शन अवेलेबल है, एमबीपीएससी के लिए प्रहार बैच, आरआरबी जेई के लिए सीबीटी 1 ओनली तेजस बैच, और सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक। वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि एसएससी जेई के लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बट रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, तो उसके लिए टारगेटेड बैच आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको रिवीजन करना है एंड टाइम पे एग्जाम का, सब कुछ पढ़ चुके हैं डिटेल में और अभी सिर्फ एग्जाम के लिए कम समय बचा और आप कम टाइम के अंदर पूरा पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल रिवाइज करना है स्पीड में, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है फॉर एसएससी जेई। इसको आप दूसरी और एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, बट अभी सब मेनली एसएससी थी तो इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है। बाकी आप इसके थ्रू दूसरी और एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको चाहिए तो 5000 क्वेश्चंस के साथ अभ्यास बैच अवेलेबल है और 8000 क्वेश्चन के साथ अभ्यास प्लस बैच अवेलेबल है। ठीक, वहीं पर अगर हम सब इंजीनियर एग्जाम्स की बात करें, सब इंजीनियर एग्जाम्स में उपयंत्री बैच अवेलेबल है और इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टोटल 20,000 प्लस क्वेश्चन है। इसका प्राइसिंग मॉडल जो है वो 3000 का है। इसमें कुछ ऑफर्स भी जो फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर ऑफर्स भी आपको मिलते हैं। अभी जो इसकी प्राइसिंग है वो 3000 है। ठीक है, पर अगर इसी बैच को आप उपयंत्री बैच को 6 मंथ्स के लिए लेते हैं तो जैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो हाफ हो जाएगी, मतलब 1500 हो जाएगी। अगर आप आरआरबी जे के लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे में उसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है डिजिटल बोर्ड पर, टेक प्लस नॉन टेक, और इसका भी जो प्राइसिंग है 1 ईयर का वो 3000 है। तो ये एक्सप्रेस बैच है फॉर सीबीटी 1 सीबीटी 2। अगर आप बड़ा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, पहले सिंगल किसी कोर्स से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो तीनों ब्रांचेस के लिए सिंगल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है जिनके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करें और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पे मिलेगा। यहां से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं और दोबारा इस सेशन को रिवाइज कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।